बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है या आप लेटेस्ट पिछले 4-5 दिनों की डेवलपमेंट देखें तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि इस वक्त ये फैसला कर लिया गया है शायद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी तरह इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देना। अगर अब सोचने वाली बात है कि इलेक्शन तहरीक इंसाफ के बगैर होगा तो ये कितनी इसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, आज इस पर बात करेंगे। और इलेक्शन से बाहर करने के लिए क्या मंसूबा रचाया जा रहा है, प्लानिंग क्या की जा रही है, इस पर स्पेशली मैंने आज बात करनी थी। इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज़ करूँ, रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक की, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होती है क्योंकि आप लोगों की फेवर, आप लोगों की सपोर्ट अगर मुझे रहेगी तो इंशाल्लाह मैं नई नई इन्फॉर्मेशन और अच्छी अच्छी चीज़ें आपसे ज़रूर शेयर करता चलूँगा। कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और कुछ फिर हम सब की एक तकलीफ़ होती है, वो हम बैठ के अपना थोड़ा बहुत दर्द भी शेयर कर लेते हैं। तो गुजारिश ये होगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मेरा टारगेट है आज एक लिमिट तक मैंने पहुँचना है, तो अगर आप लोगों की फेवर हुई तो इंशाल्लाह ये ज़रूर अचीव हो जाएगा। चलते हैं अपनी बात की तरफ कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। कोशिश भी क्या बल्कि अब आखिरी कोशिश ही उनकी है, अब आखिरी जो हरबा है वही है और आखिरी मंसूबा ही है। आखिरी मंसूबा मैंने क्यों कहा, क्योंकि इससे पहले बड़े बड़े इन्होंने फार्मूले ढूंढ लिए। सबसे पहले इन्होंने अदम एतमाद लेके आए कि इमरान खान को एक दफ़ा इक़्तिदार से निकालें, फिर दोबारा ये इक़्तिदार में शायद आएगा ही नहीं, क्योंकि उस वक्त वाकई लोगों में बड़ा गुस्सा आया हुआ था इमरान खान के खिलाफ, काफ़ी चीज़ें महंगी हो रही थी और मामला ख़राब थे, तो इनका ख्याल था नहीं आएगा। जैसे ही उन्होंने उसे इक़्तिदार से उतारा, वो सड़कों पर आया तो वो इनके लिए ज़्यादा खतरनाक हो गया, जैसा कि उसने कहा था। फिर जो लोग ये इन्होंने तोड़ने शुरू कर दिए थे, पार्टी के इनका ख्याल था कि ये 15-20 लोग हम तोड़ेंगे, कुछ बाद में तोड़ लेंगे, कुछ पंजाब से तोड़ेंगे, तो इसके तो बस उसके बाद ये इक़्तिदार वाली तो बात खत्म हो जाएगी। इन्होंने जिन लोगों को तोड़ा, आवाम उससे नफरत करने लगी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अब इमरान खान पर केस बनाओ, और तो तरीका कोई नहीं, अरेस्ट करके इसे अंदर लेके जाओ। इन्होंने केस बनाए, इमरान खान साहब का ग्राफ और ऊपर चला गया। उसके बाद इन्होंने सोचा कि ये तो भाई मामला हल ही नहीं हो रहा। फिर वो हर इन्होंने अरबा लगा दिया कुछ लोगों की, मुस्लिम लीग नून के स्पेशली लोग जो थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो लोग इसे छोड़ के गए थे खान साहब को, वो बाद में ये भी कहने लगा कि ये तो अब हमें पहचानते नहीं है जिनके लिए हमने सारा कुछ किया। इवन लोगों में मायूसी फैलती चली गई, बढ़ती चली गई, यहाँ तक सूरत हाल आ गई कि लोग जो थे वो इमरान खान को अपनी आवाज़ समझने लगे, या यूँ समझ लें कि वो अपने तमाम मसाइल का हल इमरान खान को समझने लग गए थे। उसका नुकसान दो तरह से हुआ। एक तो ये हुआ कि हमारे इदारे बदनाम होना शुरू हो गए, दूसरी तरफ ये हुआ कि जो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम था, लोगों को ऐसे फेथ ही खत्म हो गया, और होना भी चाहिए था वैसे, जो हमारा पॉलिटिकल करप्ट किस्म का पॉलिटिकल सिस्टम है। अच्छा, अब फिर इन्होंने सोचा कि यार इस तरह तो इमरान खान काबू नहीं आ रहा, इसको जेल में डालो, जब क़यादत नहीं होगी तो फिर सारे मामले हल हो जाएंगे। इन्होंने उठाकर इमरान खान को जेल में डाला, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड देनी थी, और लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाली मोहतरमा जो थी, उसकी कुर्बानियाँ भी खैर बहुत ज़्यादा थी, जो कुर्बानियाँ वो देती रही थी माजी में, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद इमरान खान के कैरेक्टर असैसिनेशन करके इन्होंने देख लिया, इमरान खान की पार्टी के लोग ऐसे जैसे गोश्त तोड़ तोड़ के फेंका जाता है, ऐसे तोड़ तोड़ के फेंका गया, उनकी इज्जतों की ख्याल परवाह नहीं की गई, उनके बच्चों की परवाह नहीं की गई, उनको मारा गया, उन्हें जलील किया गया, घसीटा गया सड़कों पर, जो उनसे हो सकता था उन्होंने किया, और जितने लोग उन्होंने काट तोड़ और फेंक सकते थे उन्होंने वो किया और करके दिखा दिया। फिर उन लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई, फिर उन लोगों से इंटरव्यूज़ करवाए, ये भी कोई फ़ायदा नहीं जब इसने दिया। नौजवान नस्ल जो थी वो भी अब अड़ी हुई थी अपनी बात पे। फिर उन्होंने इमरान खान के कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए मुख्तलिफ लोग लॉन्च किए। सबसे पहले निकाह वाला इशू चलाया, उनकी जो मिसेज थी उनके ऊपर गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात लगवाए, उनके शोहर को इवन मैदान में उतारा। उसके बाद फिर एक हाजरा खान का एक केस आया, वो भी एक पूरी की पूरी किताब लेके आ गई, क्या मेरा भी सब पा लो, उन्होंने अपना हिस्सा मिल गया, कौम के को जड़ा बंदा सी। उसके बाद अब नई बात एक सुनने में आ रही है, अब ये किया जा रहा है कि अब इमरान खान की जो साबिक मौजूदा एहलिया हैं, उनके जो बच्चे हैं, अब उनको फील्ड में उतारने की कोशिश की जा रही है, उन पर जुल्म किए जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इनको आप उतारो फील्ड में, ताकि ये अपनी माँ पर इल्ज़ामात लगाएं, तो इससे शायद लोगों को कोई ज़हन बदले। और ये इंतहाई गलीज़ हरकत है, इस पर तो मैं खैर बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन फ़ायदा इससे भी कुछ नहीं होना। बहुत शर्म की बात होगी कि एक माँ के खिलाफ उसके बच्चों को आप इस्तेमाल करें, फ़िरौनियत का ये आलम, ये लेवल, और जलालत और जवाल का ये हाल, यकीन करें ये मैंने पहले कभी नहीं इस मुल्क में ना सुना, ना देखा, ना अल्लाह मुझे दिखाए कभी। तो ये हालत यहाँ तक पहुँच गई है। ये आपकी लड़खड़ाने वाली वो चीज़ें हैं कि आपके कदम लड़खड़ा गए हैं, आपकी घबराहट है, और आप अब अपने जो आपके इरादे बता रहे हैं कि आपके इरादे क्या हैं।
एनीवे ये सारा कुछ करने के बाद आपने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया और इलेक्शन कमीशन जो था उसने 20 दिन का टाइम दिया और कहा कि 20 दिन के अंदर अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन करवा लो। इंटर पार्टी इलेक्शन भी हो गया। जब वो हो गया तो उसके बाद इसको मुतनाज़ बनाने के लिए पिछले दिनों एक एहतजाज करवाया गया इलेक्शन कमीशन के सामने, जिस वजह से मैंने कहा कि अब ये किसी भी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करने के दर पे हैं कि उन्होंने सोच लिया कि भाई सारे तरीके लगा लिए, इमरान खान का ग्राफ नीचे नहीं आता, अब एक ही तरीका बच गया। अब समझ में आ चुकी है कि अब इमरान खान कौम की जिद बन चुका है, नौजवान नस्ल की जिद बन चुका है। वो कहते हैं कि बस तुम जो मर्जी कर लो, हमने वोट इमरान खान को ही देना है, इनको तो हम बर्दाश्त या कबूल कभी भी नहीं करेंगे ना। खैर, आपने एक एहतजाज एक हुआ तहरीक इंसाफ के, बेसिकली कहा यह गया कि ये तहरीक इंसाफ के वर्कर थे जिन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि इंटर पार्टी इलेक्शन जो थे वो ठीक नहीं हुए। अब उसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन जो उसने ये कहा है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तो पूरा टाइम नहीं दिया अपने वोटर्स को, उन्हें आने नहीं दिया, फिर उनके नॉमिनेशन फॉर्म जो थे वो सही तरह उनकी तस्दीकें नहीं करवाई गई हैं और ये फेक किस्म का इंटर पार्टी इलेक्शन था। फिर उसके बाद आपने ये इल्ज़ाम लगाया कि आपके जितने भी जो लोग आपके आए हैं वो सिलेक्ट होके आए हैं वो इलेक्टेड हैं ही नहीं, तो इसकी आपने अपनी पूरी एक उसके लिए माहौल बनाना था, उसके लिए आपने बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना था, आपने उसके लिए पोलिंग स्टेशन बनाने थे, आपने सारे वर्कर्स को निकालना था, नॉमिनेशन आपने कंफर्म करनी थी, ये सारी चीज़ें करने के बाद करवाना था। तो मेरा सवाल यह है कि आपने जनवरी में मुस्लिम लीग नून को कहा था कि 7 दिनों में इलेक्शन करवाएं। जून में आके मुस्लिम लीग नून की डॉन न्यूज़ ने अखबार दी कि अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर शायद नून लीग इलेक्शन करवा ले। जनवरी से लेकर जून तक क्या 7 दिन बनते हैं? उनसे आपने बुला के पूछा कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया? कभी आज तक सवाए जमात इस्लामी करती होगी, किसी पार्टी को बुला के आपने पूछा कि आपके इंटर पार्टी इलेक्शन कैसे हुए? एक तरीक इंसाफी आपके लिए रह गई थी क्योंकि आपने उस इलेक्शन से निकालना है। आपको लग रहा है कि अगर इलेक्शन में होगी, बल्ले का निशान होगा, इमरान खान का नाम होगा, तहरीक इंसाफ होगी, तो हम जलील हो जाएंगे, रसवा हो जाएंगे, ये हमें काट के फेंक देंगे, फिर भी हमारा कुछ नहीं बनेगा, हम नहीं जीत सकते इमरान खान से। जब आपने ये देख लिया तो अब आपके पास इसके अलावा और कोई रास्ते नहीं बचा कि इमरान खान को इलेक्शन से ही निकाल दो, और कोई हल नहीं है, क्योंकि और हल है भी कोई नहीं। आपके पास दो ही हल है, या इमरान खान की पार्टी को इलेक्शन ना लड़ने दो या इलेक्शन ही ना होने दो। दोनों आपने सोचे हुए हैं कि दोनों मनसूबे हमने उस पर अमल करना है, या इलेक्शन ही नहीं होने देना और या फिर इमरान खान को इलेक्शन नहीं लड़ने देना। अब पिछले दिनों जो एहतजाज करवाया गया, आपने मुझे एक सवाल का जवाब दे दिया। इस्लामाबाद के अंदर तो दफ़ा 144 नाजिल है और इलेक्शन कमीशन आता भी रेड जोन में है, तो रेड जोन के अंदर तो चारों तरफ गेटेड कम्युनिटी हुई पड़ी है, वो सारी की सारी। आपके इतने वो एहतजाज करने वाले आम लोग इलेक्शन कमीशन तक पहुंच कैसे गए रेड जोन के अंदर? अगर वो वहां पर पहुंच गए हैं, आपने अब इतने आपके तहफुजात के बावजूद तो दफ़ा 144 के तहत वो तो सारे के सारे अरेस्ट होने चाहिए, उनको तो जेल में होना चाहिए। वो क्यों नहीं अरेस्ट हुए? वो जेल में क्यों नहीं गया? उन्हें तो वहीं पे आपको पकड़ लेना चाहिए था। इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज हो रहा है, वो भी रेड जोन में, इलेक्शन कमीशन के सामने। एहतजाज किस लिए करवाया गया? क्योंकि वो सारे नून लीग के लोग थे, मुस्लिम लीग नून की वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, वो जो बैनर आपने लिखवाए हुए थे ना, वो सारे के सारे वही पुराने नून लीग के जलसों की उनकी हैंड राइटिंग चेक करें, वो सारे वही आप उठा के लाए हुए थे। तारिक फजल चौधरी साहब का मैनेज किया हुआ ये सारे का सारा एहतजाज था। अब उनको पकड़े, उनको किसी पुराने ज़माने के SHO को पकड़ाएं जो अपने तरीके से तफ्तीश करते थे, 2 छिहत्तर पढ़ेंगे, वो सारा कुछ बोलेंगे कि हमें 3-3 हज़ार की दिहाड़ियों पर आप लोग लेके आए हुए हैं और हम इसलिए एहतजाज करने के लिए आए हैं। लेकिन चूंकि ये सारे का सारा ये तस्वीर बनाई जा रही है ना लोगों को दिखाने के लिए, मकसद तो तहरीक इंसाफ को बैन करके उठा के बाहर फेंकना है। इसी इलेक्शन को मुतनाज़ा कहेंगे, इसी की बुनियाद पर इन्हें बैन कर देंगे और इसी की बुनियाद पर इसे इलेक्शन से फारिग कर देंगे, फिर आप एक इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, उसके नतीजे में जो भी हुकूमत बनेगी वो हुकूमत नहीं होगी, वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की ज़मानत नहीं होगी, वो पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर करने के लिए गारंटी नहीं होगी। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है सिवाय इसके कि ग्रांट आएगी, लेंगे, खाएंगे और भाग जाएंगे, सिवाय इसके कि 4 दिन हुकूमत मिलकर एंजॉय करेंगे, नशे करेंगे, नाच गाना करेंगे, धूम मचाएंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। जो हुकूमत, पाकिस्तान की कौम, सल्तनत, रियासत, कानून, आइन, फौज, इदारे बाढ़ में जाएंगे, कोई गरज नहीं है इस बात से। उन्हें सिर्फ इस बात से गरज है कि हमारा पैसा बनेगा, जब तक ये मुल्क जिंदा है लूटो, जब ये टूट जाए, खत्म हो जाए, मर गए, हमें क्या, हमारी लंदन में हमारे घर हैं, वहाँ पे हमारी जायदादें। और शायद वो फिर बात करनी पड़ जाती है कि शायद कहीं ना कहीं वो चोरों के साथ जो है ना रखवाले, वो कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो मैं खैर इतनी लंबी चौड़ी में बात इसलिए नहीं करना चाह रहा कि अब पहले ही वीडियो मेरी लंबी हो गई है। मैं एक आपको मशवरा एक दूँ, एक काम कीजिएगा, ख़ासकर उन लोगों को जो ये सारा कुछ करवा रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि आप कभी अगर चक्कर लगे ना, आपका चक्कर लगता रहता होगा, शायद आप गए भी हों, लेकिन ना लगे ना, तो आप कभी ना बर्मा के एक शहर है रंगून, आप वहाँ जाइएगा। वहाँ की डैगन टाउनशिप सोसाइटी है, उसके एक कोने के अंदर ना एक छोटी सी आबादी है।
ये बेसिकली खाना बदोशों की आबादी है। ये लोग, ये जो टीन के कनस्तर जो होते हैं ना, उनकी जो चादरें होती है ना, काट के इन्होंने अपने उससे छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं, या छोटे छोटे अपने गारे यहाँ पे निकाले बने हुए हैं, जिसके अंदर वो जाके सो जाते हैं। ये इन लोगों का कोई इनका कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, इनकी कोई मजदूरी दिहाड़ी नहीं है। ये सारा दिन सड़कों पर नंगे पैर भीख मांगते हैं, शाम को आकर अपनी उस झुग्गी में, झोंपड़ी में चले जाते हैं। गवर्नमेंट की नलों के अंदर से जो पानी आता है ना, वो पानी ये पीते हैं जहर आलूदा, और वो ये कच्ची जमीन पर नीचे बैठकर ये अपना खाना खाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और सो जाते हैं। जब कोई इनसे मिलने के लिए जाए ना, जब वहाँ से कोई गुजरे, जब लोग रिसर्च करने के लिए, रिसर्चर या कोई चैनल वहाँ पे जाए ना, तो ये उन्हें पता है क्या कहते हैं कि हम शहजादे और शहजादियाँ हैं। और लोग इनके इन अल्फाज को सुनकर वो कह के लगाते हैं, हंसते हैं इन पर, थूकते हैं इन पर और चले जाते हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं, वो लोग ठीक कहते हैं, वो वाकई शहजादे हैं, वो वाकई ही शहजादियाँ हैं। ये पता है कौन है? ये जो खाना बदोश, ये रंगून की डैगन टाउनशिप सोसाइटी के एक कोने में कनस्तर के टीनों में, घरों में रहने वाले, भीख मांग कर खाने वाले, जहर आलूदा पानी पीने वाले लोग, ये पता है कौन है? ये दुनिया की तीसरी बड़ी इस्लामी सल्तनत और तैमूरी खून के आखिरी चश्मचराग बहादुर शाह जफर की औलाद है। बहादुर शाह जफर, आप 185 साल पहले जाए ना, आज से एग्जैक्टली 2023 से 185 साल पहले अगर आप चले जाए ना, तो 1837 के अंदर जब उसे बादशाह बनाया गया था, तो पूरे हिंदुस्तान से लौ लश्कर दिल्ली में पहुंचे थे। पूरे हिंदुस्तान में जश्न मनाया गया था, पूरे हिंदुस्तान को चरागा किया गया था। पूरे महल में एक हफ्ता तक रक्स की महफिलें चलती रही थी, फिजाओं में धुने, गाने, गीत और गजलें और सारा कुछ चलता रहा। कैफो सुरूर की महफिलें थी और मजलिसें थी। और उसके बाद एक हफ्ता तक पूरी आवाम जो भी उधर मौजूद थी दिल्ली के अंदर, उसे खाना खिलाया जाता था। ये शान थी उस वक्त बादशाह सलामत की। लेकिन आज 185 साल के बाद उसकी औलाद नंगे पांव सड़कों पर भीख मांग कर खा रही है। सर, वजह कोई भी हो, मैं उस तारीखी गलतियों में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक तारीखी गलती जरूर थी। वो तारीखी गलती बहादुर शाह जफर की ये थी, आप हिस्ट्री पढ़े, मुझसे ज्यादा आपने पढ़ी होगी, आप जानते भी होंगे। एक बहुत सारी गलतियां थी, लेकिन एक गलती ये भी थी कि बहादुर शाह जफर के सामने, उसकी आंखों के सामने रियासत के वफादारों को ज़ब्ह किया जाता रहा और उसे कहा जाता रहा ये गद्दार है। और बहादुर शाह जफर जो था ना, वो कहता था जी हुजूर, ये वाकई गद्दार थे। वो इतना नाअहल बादशाह था, अपनी रियासत के सारे वफादारों को कत्ल करवा दिया, जेलों में डलवा दिया, मरवा दिया, चमड़ी उतरवा दी उनकी। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि वो नेल्सन जो थे ना, जो उस वक्त जो वो रंगून के जो इंचार्ज थे, उनके गिराज में जाकर बहादुर शाह जफर की मौत आई थी। मक्खियां उसके चेहरे पे बैठी हुई थी। नौकरानी रात को नेल्सन के दरवाजे खटखटाती रही थी कि खुदा के लिए निकलो, उसकी सांसें उखड़ रही हैं, और वो अपने कुत्ते को कंघी कर रहा था। ये तारीख है सर, जो मैं आपको सुना रहा हूँ। और जब वो आया था तो बहादुर शाह जफर उस टाइम मर चुका था, गो कि उसने आखिरी सलूट भी किया था। उसकी सारी औलाद आज वो सड़क के किनारे पर रहकर भीख मांग कर खा रही है। सर, 185 साल को लंबा अरसा नहीं है। मैं लंबी हिस्ट्री आपको नहीं बताता, मैं सिर्फ इतना आपको कह रहा हूँ कि खुदा से तो डरना नहीं है। ताकत है आपके पास, जुर्रत है आपके पास, सारा कुछ होगा आपके पास। शायद अल्लाह ना करे कि ये वाकई आप भी ऐसा सोचते हो। लगता ऐसा है कि खुदा से तो आपने डरना नहीं है, क्योंकि खुदा का खौफ तो शायद रहा नहीं है। लेकिन कम से कम तारीख से ज़रूर डरें। ये ना हो कि आने वाले चंद सालों के बाद वो पाकिस्तानी इन नौजवानों की औलादें सड़कों पर भीख मांग रही हो, हम पर हुक्मरानी कोई और कर रहा हो। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका हामी और नासिर, दुआओं में याद रखिएगा। बात मेरी आप तक पहुँच गई। वस्सलाम।